आवाज जा रही है बेटा? हेलो, इसे घूम गया है पूरा क्या? आवाज जा रही है बेटा? Yes, sir. नाउ इनर्ट गैस एलिमेंट, तो इनर्ट गैस एलिमेंट बेटा आपने देखा था हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड ओग्नेसान। ओके, इसमें हमने डिस्कवरी की बात किया था और लास्ट में हम पढ़ रहे थे ओग्नेसान के बारे में बेटा। एटॉमिक नंबर देखें तो 2, 10, 18, 36, 54, 86 एंड 118। ओके, तो ओग्नेसान की डिस्कवरी बेटा कैसे हुई? तो ओग्नेसान को प्रिपेयर करने के लिए बेटा जब 98 कैलिफोर्नियम 249 कैलिफोर्नियम CF सिंबल होता है इसका, एंड व्हेन इट इज कंबाइंड विद 20 Ca48 देन इट गिव्स यू 118 ओग्नेसान 294 प्लस 3 0n1। 0n1 मीन्स न्यूट्रॉन, सॉरी नहीं दिख रहा होगा, नीचे लिख देते हैं 30n1 न्यूट्रॉन बनता है बेटा। ओके, तो कैलिफोर्नियम इज the radioactive element which atomic number is 98 when it reacts with या combines with calcium ion। कैल्शियम यहाँ आयन के रूप में यूज होता है बेटा 20 Ca48, देन जो है ये 118 ऑग्नेसान एंड 30n1। यहाँ पर ऑग्नेसान जो है ये सिंथेटिक एलिमेंट होता है, रेडियो एक्टिव होता है। हालांकि इनर्ट गैस में बेटा रेडान एज वेल एज ऑग्नेसान both are radioactive in nature, one thing। second thing, half life of this oganesan is, half life समझते हो, जितने समय में ये डिकम्पोज होके न्यू एलिमेंट में चेंज हो जाए, इसका हाफ लाइफ मात्र 0.7 सेकेंड होता है, और भी कौन सा सेकेंड? मिली सेकेंड, ओके सॉरी माइक्रो सेकेंड। तो 0.7 ये जो है माइक्रो सेकेंड, यानी अब आप समझ सकते हो कि ये कितनी देर के लिए एग्जिस्ट करता है। ओके, माइक्रो सेकेंड 1 सेकेंड का 10⁻⁻⁶वां पार्ट, और उसमें भी 1 का ये क्या है 0.7 माइक्रो सेकेंड के लिए एग्जिस्ट करता है। क्लियर? अगर हाफ लाइफ की बात करें रेडान की बेटा, तो रेडान जो है इसकी हाफ लाइफ 3.8 डेज होती है, यानी ये लगभग 4 दिन होता है इसका लाइफ। 4 दिन बाद ये रेडान जो है अदर एलिमेंट में चेंज हो जाएगा बाय द लॉस या बाय द इमिशन ऑफ अल्फा और बीटा रेडिएशन। ओके, यानी अल्फा या बीटा रेज को इमिट करके जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो अदर एलिमेंट में चेंज होते रहते हैं। ओके, तो रेडान का हाफ लाइफ बेटा 3.8 डेज होता है, जबकि ओग्नेसान ये सिंथेटिक एलिमेंट है और इसकी हाफ लाइफ मात्र 0.7 जो है माइक्रो सेकेंड होती है। फिलहाल ये इसके प्रिपरेशन की बात रही। तो अब आप समझ मिली सेकेंड क्या बेटा? मिली सेकेंड ना सर, 0.7 मिली सेकेंड, 0.7 मिली सेकेंड में आएगा। यहां पर एक चीज और देखो बेटा कि जो ओग्नेसान है, ओग्नेसान अगर इतने कम समय के लिए एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि केवल इसको हम आइडेंटिफाई किए हैं, केमिस्ट्री इसकी नोन नहीं है। वैसे भी जब एफ ब्लॉक एलिमेंट आपको बताएंगे, नेक्स्ट चैप्टर है उसमें डी एंड एफ ब्लॉक में, तो जब एफ ब्लॉक में जाओगे तो एक्टिनाइड एलिमेंट में जब पढ़ोगे तो इससे नीचे एटॉमिक नंबर है 90 थोरियम से 103 लॉरेंसियम तक, उनकी भी केमिस्ट्री अभी डिटेल्ड में स्टडी नहीं हुई है। मोस्टली सिंथेटिक एलिमेंट है, डिटेल आपको बाद में उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बट जो है इन सभी एलिमेंट की जनरली जो 100+ हैं, इनकी केमिस्ट्री अभी तक फिलहाल नोन नहीं है, और इनको केवल जो है
कुछ समय के लिए जो है एग्जिस्ट किया जाता है या लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जाता है और बहुत कम समय के लिए एग्जिस्ट करते हैं और दूसरे अन्य एलिमेंट में चेंज हो जाते हैं। ओके, यानी कुल ना कह सकते हो कि हाफ लाइफ इनकी बहुत कम होती है। ठीक, अब बेटा इनकी जनरल प्रॉपर्टीज की बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट इज हीलियम 1s2, नियान का बेटा लास्ट कॉन्फ़िगरेशन 2s2p6, except helium which has duplet configuration, all the other elements have octet configuration, that is they have s2p6 configuration. Argon 3s2p6, krypton 4s2p6 configuration, xenon 5s2p6 configuration, radon 6s2p6 configuration होगा और ऑग्नेसान जो है 7s2p6 कॉन्वेशन होगा। ओके, यानी इन एलिमेंट्स के बेटा जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट होता है और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। अदर एलिमेंट से जनरली ये कोई रिएक्शन नहीं करते हैं और इसीलिए इनको हम इनर्ट गैस एलिमेंट कहते हैं या नोबल एलिमेंट बोलते हैं। ओके, और एरोजन एक वर्ड मैंने यूज किया था, तो एरोजन इसीलिए कहते हैं बिकॉज ऑफ दीज आर जनरली आइसोलेटेड फ्रॉम द एयर। ओके, स्पेशली नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जेनॉन, these four main elements are obtained by the fractional distillation of air. Okay, that's why these are also called as aerogen element. Okay, other properties down the group, the radius of these element will increase due to increasing the number of cell, nuclear force of reaction is decreases. Next, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करोगे तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स ऑफ रिडक्शन इज डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एटम्स। एक जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले इसकी बात कर लेते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ दीज एलिमेंट इज हाईएस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स रीजन ड्यू टू स्टेबल s2p6 कॉन्फ़िगरेशन। ओके, यानी जिस भी पीरियड में है इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होगी। इसका मतलब हीलियम जो है चूंकि फर्स्ट पीरियड में है, स्मॉलेस्ट साइज में है, इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? हाईएस्ट होती है जितने भी एलिमेंट अभी तक नोन है। ओके, हाउएवर डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ दीज एलिमेंट विल डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एलिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो we all knows that कि all these have stable configuration, these do not need any more electron, that's why these don't have a tendency to gain the electron. However, if you compel to gain the electron, so then the electron gain enthalpy of these element is large and positive. Positive means कि we need to वर्क करना compel, पड़ेगा। we need to compel these atom। और compel का मतलब क्या हुआ कि फोर्स लगा करके, एनर्जी दे करके हम उनमें जबरदस्ती कह लो फोर्सली इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? गेन कराते हैं। तो हमको एनर्जी लगाना पड़ेगा और इसीलिए पॉजिटिव होती है। ठीक, फिर भी डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। इससे हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है लार्ज एंड पॉजिटिव तो है, यानी पॉजिटिव तो रहेगी, बट वो क्या होगी? जो लार्जनेस है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर? हाउएवर हीलियम में देखोगे तो एक्सेप्शनल बिहेवियर है, इसकी देखोगे तो कंपैरेटिवली कम है, 48 दिया है ना, और नियान में जाओगे तो 118 दिया है, अधिक है, 116 है। तो वो क्या है? यस 116 है, उसके बाद डायरेक्टली देखो 86 वगैरह डिक्रीज करते चला जाता है। ठीक ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? साइज बढ़ने से डिक्रीज तो किया, लेकिन हीलियम में एक्सेप्शनल बिहेवियर है यहां पर, और ये उसका एक्सेप्शनल बिहेवियर सीधा सा है, साइज बहुत छोटी है ना। ये सब फैक्टर जो आज पहले पढ़ते हुए आप चले आए हो, सेम वही फैक्टर रहेगा।
रिपल्सन अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन और इजीली कम लेना चाहेगा। फिर भी कंपैरेटिवली चूंकि इसका साइज छोटा है और ये एक्सेप्शनल बिहेवियर इसका हीलियम का होगा कि इसकी लार्ज तो होती है, बट चूंकि इसमें हीलियम में 2 ही प्रोटॉन होते हैं, तो आप कंपेयर करोगे तो जो रिपल्सन है वो कंपैरेटिवली क्या होगा? यस, कम होगा। कम होगा। अरे सीधा सा देखो, अगर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी लेस लार्ज हुई, कम हुई, कम पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव क्यों हुआ? ड्यू टू रिपल्सन हुआ। कम पॉजिटिव है, कम रिपल्सन होगा। सीधी सी बात है, कम रिपल्सन। कौन से सोचने की बात यस सर। है कि नहीं? नेक्स्ट है बेटा, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। तो उसका रीजन क्या देंगे? ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर स्मॉलर साइज? किसका? हीलियम में कम क्यों होती है? ये हीलियम वाले का। हाँ हीलियम में हाँ। मेन रीजन क्या आएगा आपका कि जो इसका क्या होगा, स्मॉलर साइज तो है ही है, लेकिन जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है बेटा, चूंकि मेन क्या है, रिपल्सन कौन कराएगा? इलेक्ट्रॉन के द्वारा रिपल्सन होगा। इलेक्ट्रॉन के द्वारा Yes, sir. रिपल्सन होगा, और चूंकि यहां पर जो है प्रोटॉन जो है साइज छोटा है, तो प्रोटॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर स्ट्रांगली क्या करेगा? पुल करने का प्रयास करेगा। ठीक, यस सर। तो पुल तो करता है, तो छोटी साइज है तो ये इलेक्ट्रॉन को भी क्या किया? स्ट्रांगली पुल किया। एक चीज। दूसरा क्या है कि और सब में 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इसमें कितना है? 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 है ना? तो 2 के कारण से Yes, जो sir. रिपल्सन का क्वांटिटी है वो कंपैरेटिवली क्या कर गई? डिक्रीज कर गई। है ना? जैसे साइज में देखोगे तो हीलियम और नियान के साइज में बहुत लार्ज डिफरेंस नहीं है, ठीक ना? केवल 1 सेल बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी है बेटा वो 2 की बजाय सीधा क्या हो गई? 8। तो नियान में कंपैरेटिवली क्या हुआ? रिपल्सन बढ़ गया, और जबकि हीलियम में रिपल्सन घट गया। तो यहाँ पर सीधा वो फैक्टर आएगा, मेनली यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फैक्टर आएंगे बेटा, कि चूंकि इलेक्ट्रॉन वहां 2 ही हैं तो कंपैरेटिवली रिपल्सन लेस कर गया, और नियान में चूंकि क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वहां वो रिपल्सन को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। कुल मिलाकर के आप इलेक्ट्रॉन ना भी कह करके केवल सिंपल वर्ड, ये तो मान लीजिए समझने के लिए है और अच्छे समझते रहो, बट अगर लेस पॉजिटिव है तो इसका मतलब उसका रिपल्सन क्या हो गया? लेस हुआ है, ठीक ना? क्योंकि हम जो एनर्जी लगाएंगे वो सीधा सा है, क्या होगा? रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए, या रिपल्सन को घटाने के लिए, या रिपल्सन को जो है कम कर हटाने के लिए रिपल्सन के विरुद्ध लगा रहे हैं। तो जितना ज्यादा रिपल्सन उतनी ज्यादा एनर्जी, है कि नहीं? जी सर। नेक्स्ट है बेटा, थैंक यू सर। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जानते रहो, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। कि पहले तो क्वेश्चन जान लो क्या आता है, कि व्हाई द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इनर्ट गैस एलिमेंट इज वेरी लो। क्लियर? इसी का एक और रीजन आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि व्हाई द इनर्ट एलिमेंट आर फाउंड इन गैसियस स्टेट। दोनों चीजें एक साथ आ जाएंगी। तो पहले मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के रूप में क्वेश्चन पूछता है, तो उसके बारे में बात कर लें। इनर्ट गैस एलिमेंट में सबसे पहले क्या बताओगे? कि ऑल द इनर्ट गैस आर एग्जिस्ट एज मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, एक चीज। दूसरा, these don't have any special type of force like dipole force or ionic force। इस टाइप का कोई स्पेशल फोर्स तो है नहीं, स्ट्रॉन्ग फोर्स या मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनता है। तो सीधा सा इनमें एक ही फोर्स है, कौन सा है? बीपीएल कार्ड का फोर्स। बीपीएल कार्ड में वांडरवाल्स ना कह करके आप डायरेक्ट उसको कहो, क्योंकि वांडरवाल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड भी आएगा आपका, डाइपोल भी आएगा, डाइपोल इंड्यूस भी आएगा, बट उसमें सबसे वीकेस्ट कौन होता है? डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्स। हम उसको डायरेक्ट पॉइंट आउट करेंगे। तो क्या बताओगे? ऑल द इनर्ट एलिमेंट्स आर फाउंड इन as a monatomic molecule and have very weak dispersion force or London force. That's why these have very low melting and boiling points. Okay? Yes sir. और इसीलिए बेटा हीलियम का 4 डिग्री केल्विन या 4 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो किसी भी अभी तक डिस्कवर्ड चाहे एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। हीलियम का 4 केल्विन होता है। ओके, इससे कम किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड या किसी भी मटेरियल का अभी तक फिलहाल नहीं है।
तो यहां पर क्या होगा, these have very low melting and boiling point. Why? Because of these are exist as monoatomic molecule and have very weak dispersion force or London force of attraction. Clear? एक चीज, और यही रीजन क्या होगा इनके गैसियस स्टेट में भी पाए जाने का। अगर हमसे कोई पूछे, आपसे कोई पूछे कि व्हाई द इनर्ट एलिमेंट आर फाउंड इन गैसियस स्टेट, तो क्या बोलोगे, ड्यू टू वेरी वीक डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्स या वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। हालांकि किसी में ये दे सकते हो जुआल्टिगोलॉजी में, जैसे व्हाई ऑक्सीजन इज फाउंड इन गैसियस स्टेट, सीधा सा रूल होगा ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब वीक का तुम और जानते हो दमदार, और रीजन बता दो वीक क्यों हुआ, कैसे हुआ, है कि नहीं। लेकिन वीक तो होगा, एक्स वाई जेड कोई भी अगर गैस है तो निश्चित रूप से उसका वीक होगा, लिक्विड है तो कंपैरेटिवली उससे स्ट्रांग होगा, वो एक्स वाई जेड कोई मॉलिक्यूल हो। अगर सॉलिड है तो निश्चित रूप से उससे तो उसका स्ट्रांग होगा ही होगा ही। इसमें कहीं से सोचने और समझने की बात ही नहीं है। अगर एक्स वाई जेड में एक्स सॉलिड है, वाई लिक्विड है और जेड गैस है, तो बट नेचुरल है कि एक्स का सबसे स्ट्रांग फोर्स होगा, देन वाई का होगा और उससे कम जेड का होगा। ये कहीं से सोचने की बात नहीं है, ये निश्चित रूप से सर्वविदित है। ओके, ये चीजें आएंगी बेटा। और इस तरह से एटॉमिक मास वगैरह कंटिन्यूअस बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगी, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ेगी, ये सब जनरल चीजें हैं। अब हम मेन चीज पे आते हैं, इनकी रिएक्टिविटी पर। तो क्या बताओगे, all these elements have stable configuration and so these are inert in nature and these do not need to combine with other element, but only the stable configuration is not responsible for their inactivity, other factors are also responsible. Why the inert gas element are inert in nature, why these do not react with the other element in general condition? तो इसमें केवल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के नहीं देना है हमको, और सारे रीजन देना है। क्यों? जैसे अदर रिएक्टिविटी में आप किसको लेते हो, अगर इलेक्ट्रॉनिटी वेरी हाई हो तब भी वो रिएक्टिव होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लार्ज एंड नेगेटिव हो तब भी रिएक्टिव होता है। अरे भाई हैलोजन की इलेक्ट्रॉनिटी सबसे लार्ज एंड नेगेटिव होती है, मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर भी लोगे, इसके अलावा क्या लोगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी लोगे कि इलेक्ट्रॉन इजीली या तो लॉस कर दे मेटेलिक रूप में हो, यानी लार्ज पॉजिटिव उस पे चार्ज आता हो, या जो है कैटायन बनाता हो इजीली, है कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब क्या फैक्टर आएंगे, व्हाई दीज एलिमेंट्स आर इनर्ट इन नेचर? क्या होगा, फर्स्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तीसरा लार्ज एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये भी तो बताओगे, ये सब क्या फैक्टर होंगे, ये इसकी इनर्टनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इसको स्टेबल बनाते हैं, दूसरे से रिएक्शन करने से प्रिवेंट करते हैं, नहीं करने देते हैं। ये सब इनका क्या होगा बेटा, रीजन होगा। ओके, ये तो रहे इनर्टनेस का। बट साइंटिस्ट ऐसे नहीं बैठे थे कि ये रिएक्ट नहीं करते हैं, बड़े सीधे साधे हैं। जो सीधे साधे होते हैं वो भी ब्लास्ट करते हैं, ठीक ना। तो जो बहुत चुप है, कोई जरूरी नहीं कि बहुत सीधा साधा हो, वो सीधा ब्लास्ट कर सकता है। और इसी ब्लास्ट की खोज में साइंटिस्ट लगे हुए थे, और इसी खोज में निश्चित रूप से अगर आप प्रयास करेंगे तो कभी ना कभी कुछ सफलता मिल ही जाएगी। तो एक वो साइंटिस्ट थे नील बर्टलेट। नील बर्टलेट जो हैं, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट थे, और मार्च 1962 में इन्होंने क्या पाया बेटा, कि जब ऑक्सीजन जो है प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड से बेटा इसका हम कॉम्बिनेशन कराते हैं तो ये क्या देता है, O2 PTF6, एक रेड कलर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देता है। ठीक, यानी ऑक्सीजन प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड, ये एक कॉम्प्लेक्स मिलता है। और इस कॉम्प्लेक्स को जब नील बर्टलेट ने पाया बेटा, तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जो ऑक्सीजन होता है इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी होती है, 1175 किलो जूल पर मोल। और इन्होंने जब कंपेयर किया इनर्ट गैस एलिमेंट से बेटा, तो जेनान की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो कितना पाया,
1170 किलो जूल पर मोल, यानी दोनों में काफी सिमिलरिटी थी, लगभग आयनाइजेशन एंथैल्पी दोनों की बराबर थी। तो इसीलिए क्या किया बेटा कि बर्टलेट ने सोचा कि अगर ऑक्सीजन कंपाउंड ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो क्यों ना जेनान से भी देखा जाए जुगाड़। और इस तरह से क्या किया, जेनान को बेटा जब प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड से इन्होंने रिएक्ट कराया तो अगेन इन्होंने चमत्कार देखा, क्या कि फिर से एक रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बना, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन नहीं, क्या गया, जेनान आया। और इस तरह से ये हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जिसको क्या हुआ कि जेनान का फर्स्ट कंपाउंड था जिसको लेबोरेटरी में जो है या एक्सपेरिमेंटली जो है या फर्स्ट टाइम जो है नील बर्टलेट ने प्रिपेयर किया था या बनाया था। और इस तरह से जेनान के कंपाउंड की डिस्कवरी हुई। बाद में पाया गया बेटा कि जेनान तो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता ही है, इसके बारे में हम आगे डिटेल पढ़ेंगे, बट इसके अलावा क्या पाया गया कि रेडान जो है, रेडान केवल डाई फ्लोराइड एक कंपाउंड बनाता है जिसकी स्टडी डिटेल में की गई है। और इसके अलावा अरे रेडान जो है बेटा ये बनाया गया, इसकी नहीं, क्रिप्टान डाइफ्लोराइड की स्टडी डिटेल में है, जबकि रेडान केवल आइडेंटिफाई किया गया है, इसकी डिटेल्ड स्टडी नहीं हुई है। ओके, यानी इस तरह से कुल ना कि आप ऐसे भी कह सकते हो कि क्रिप्टान और रेडान के केवल डाइफ्लोराइड अभी तक पाए गए हैं। इसके अलावा जेनान के लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड हैं जो मोस्टली किसके साथ हैं, मेनली जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, जैसे फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ है। ठीक, इसके अलावा जो हीलियम है, नियॉन है एंड आर्गन है, इसके अभी तक कोई भी कंपाउंड डिस्कवर नहीं हुए हैं। रीजन उसका क्या है, चूंकि ये बहुत क्या है, स्मॉलर साइज के हैं, वेरी स्मॉल साइज के हैं, और इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी वेरी लार्ज है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत लार्ज होता है, और इसलिए इनके अभी तक जो है कंपाउंड डिस्कवर नहीं हुए हैं। फिर भी आप हायर क्लास में जाओगे बेटा तो आर्गन वगैरह में आप पढ़ोगे क्लैथरेट कंपाउंड बनाता है ना, वो यूनिवर्सिटी वाइज अलग अलग सिलेबस है, बट हम लोग पढ़े थे फर्स्ट टाइम वो एमएससी में आता है। क्लैथरेट कंपाउंड जो है अवध यूनिवर्सिटी में उसका सिलेबस था, क्लैथरेट कंपाउंड बनाता है। क्लैथरेट कंपाउंड आगे आप पढ़ोगे हायर क्लास में जब जाओगे, तो वो क्लैथरेट कंपाउंड ना होकर के एक प्रकार के केज कंपाउंड होते हैं, या आगे आप डिटेल वहीं पर पढ़ो, ज्यादा ठीक है। बट ओरिजिनल कंपाउंड की बात किया जाए तो इन तीनों के कंपाउंड अभी तक डिस्कवर नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ये स्मॉलर साइज में होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स वेरी स्ट्रांग होता है, और ये जो है इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी वेरी लार्ज होगी, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वेरी लार्ज एंड पॉजिटिव होती है, और इसीलिए इन सब के कोई विशेष कंपाउंड फिलहाल अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं। नाउ कंपाउंड्स ऑफ जेनान, दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनर्ट एलिमेंट में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक नहीं है। कंपाउंड्स ऑफ जेनान, तो जेनान में बेटा मैंने पहले बताया कि जेनान फॉर्म्स कंपाउंड विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ओके, जेनान फॉर्म fluoride as difluoride, tetrafluoride and hexafluoride by the direct combination, like xenon plus fluorine, then 673 Kelvin, 1 bar pressure, this will give you xenon difluoride. Again xenon plus fluorine, यहाँ पर रेशियो होगा बेटा 1:5 का, और ये 873 केल्विन होगा और 7 बार प्रेशर, देन ये जेनान टेट्राफ्लोराइड बना लेगा। इसी तरह से जेनान हेक्साफ्लोराइड के लिए +3F2, यहां पर 1:20 होगा, और ये 573 केल्विन टेम्परेचर, और यहां पर 60 to 70 बार प्रेशर यूज किया जाता है, और ये जेनान हेक्साफ्लोराइड बनाता है। जेनान हेक्साफ्लोराइड को हम बेटा
फ्लोराइड आयन डोनर के द्वारा यानी फ्लोरो कंपाउंड के द्वारा भी बना सकते हैं, जैसे जेनान टेट्राफ्लोराइड प्लस ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड से जब रिएक्शन कराओगे तब भी ये जेनान हेक्साफ्लोराइड जो है प्रिपेयर करता है। क्या कह रही थी, कुछ कह रही थी, ठीक ना। इस तरह से क्या होगा बेटा कि ये जो है जेनान के डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड्स बनते हैं। क्लियर। और ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बनते हैं, और हम हेक्सा को चाहें तो फ्लोराइड आयन डोनर या फ्लोरिनेटिंग एजेंट, जो फ्लोरीन देते हैं उनको फ्लोरिनेटिंग एजेंट देते हैं, कहते हैं, बताया गया आपको। तो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड से रिएक्शन कराओगे तब भी जेनान हेक्साफ्लोराइड बनता है। ठीक, ये सभी फ्लोराइड्स जो होते हैं सॉलिड स्टेट पाए जाते हैं, सबलाइम नेचर के होते हैं, और इनकी जो सबसे मेन प्रॉपर्टी होती है बेटा वो क्या है कि these have high affinity towards water, वाटर के साथ इनकी एफिनिटी बहुत अधिक होती है। और यानी जैसे ही बेटा वाटर के कांटेक्ट में आते हैं ये रिएक्ट कर जाते हैं और ये क्या देंगे, ऑक्सीफ्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, यानी जेनान और ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन के कंपाउंड बनाते हैं। ठीक, और ये हाइड्रोलिसिस टॉपिक जो है जेनान फ्लोराइड्स का, इसकी रिएक्शन भी कभी कभी पूछी जाती है तो आपको आना चाहिए। तो हाउ दीज हाइड्रोलाइज्ड, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनान फ्लोराइड, इसमें आप देख सकते हो कि हाइड्रोलिसिस कैसे होगा। इसको मिटा दें बेटा, हाइड्रोलिसिस कैसे होगा बेटा, तो 2XeF2 प्लस H2O, देन ये बना लेगा, दिख रहा है 2Xe प्लस 4HF प्लस O2। ऑक्सीफ्लोराइड में कैसे होगा थोड़ा आगे देखते चलो, और उसमें जैसे 6XeF4 प्लस 12H2O, देने आपको दे देगा 4Xe प्लस 2XeO3 प्लस 24HF प्लस 3O2 दे देगा। इसी तरह से अगर हेक्साफ्लोराइड है बेटा XeF6 प्लस 3H2O, देन XeO3 जेनान ट्राइऑक्साइड प्लस 6HF। यहां पर बेटा वाटर का रेशियो जो है वो करीब पर्याप्त है, लेकिन इसीलिए इसको हाइड्रोलिसिस कहेंगे। लेकिन अगर वाटर जो है लेस क्वांटिटी में है, जो स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो होगा, उसको हम क्या कहेंगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि वाटर की क्वांटिटी क्या होगी, जो डिजायर्ड है, जो रिक्वायर्ड है उससे कम होती है। जैसे XeF6 है बेटा, इसमें 1 वाटर मॉलिक्यूल ले लो, क्या बन गया XeOF4 प्लस 2HF आ गया। इसी तरह से XeF6 प्लस 2H2O, देन XeO2F2 प्लस 4HF। ओके, तो मतलब अलग अलग तरह के भी प्रोडक्ट देगा। यहां पर जेनान ट्राइऑक्साइड ये केवल ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड है, जबकि OF4 है या O2F2 है, ये ऑक्सीफ्लोराइड कंपाउंड्स कहलाते हैं। ओके, और इस तरह से हाइड्रोलिसिस के द्वारा जेनान इन प्रोडक्ट्स को देता है। ये रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए पूछा जाता है कभी कभी, और
मोस्टली जो रिएक्शन पूछी जाती है वो HCF4 का ये वाली रिएक्शन, और इन दोनों को पूछा जाता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस में। इसको कम पूछते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्ट जो रेशियो है सेम है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बट जो नीचे पार्शियल हाइड्रोलिसिस का है, इसमें चूंकि क्या है, कंपाउंड अदर मैनर में बन रहे हैं, डायरेक्ट उसमें टोटल F जो है HF में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसलिए ये रिएक्शन पूछी जाती है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, और ये सभी एनसीईआरटी में दी है, ऐसा कुछ नहीं बाहर हो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, लिख लिया बेटा। अब इसमें एक और रिएक्शन है बेटा, एनसीईआरटी में सभी दी है, अलग से इसमें कुछ नहीं है। एक और रिएक्शन है कि फ्लोराइड आयन डोनर और फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर से रिएक्शन। ओके, जैसे यहां देखो XeF2 है, ये PF5 से रिएक्शन जब करता है ये दे देगा XeF प्लस एंड PF6 माइनस। यहां देखो बेटा XeF2 जो है क्या कर रहा है, फ्लोराइड आयन डोनर का काम कर रहा है, और PF5 क्या काम कर रहा है, फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर का काम कर रहा है। ठीक, इसी तरह से XeF4 जो है अगर एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड से जब रिएक्शन करता है तो यहां पर भी क्या बन जाएगा, XeF3 ये प्लस हो जाएगा, और SbF6 जो है वो माइनस हो जाएगा। यानी यहां पर भी अभी जेनान फ्लोराइड क्या काम कर रहा है, फ्लोराइड आयन डोनर का काम कर रहा है, और ये सभी फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर काम किए। लेकिन जो मेटल फ्लोराइड्स होते हैं, जैसे XeF6 जब मेटल फ्लोराइड MF, यहां M का मतलब है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम। यहां पर आप देख सकते हो कि सोडियम पोटेशियम वगैरह क्या है, स्ट्रांगली मेटेलिक होते हैं, ये कभी भी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अब ये क्या काम करेंगे, फ्लोराइड आयन डोनर का काम करेंगे, ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, तो अपने आप ही इसमें स्टेबल कॉन्जुगेशन है, अब उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं गेन करेगा। तो सीधा सा क्या होगा बेटा, ये बना लेता है XeF7। अब यहां पर क्या हो गया, माइनस, और M को प्लस। चूंकि M दाहिने साइड में जाएगा तो कम स्मार्ट दिखता है, इसीलिए इसको क्या करते हो बेटा, पहले M को प्लस कर दो और इसको बाय कर दो। क्लियर, ये लिखने का एक तरीका होता है। क्लियर, तो इस तरह से क्या होगा बेटा कि आसानी से, हालांकि तरीका कहीं कहीं एक्सेप्शनल हो जाता है, हरदम नहीं रहता है। जैसे CO2 है, ये माइनस है प्लस होगा ऑक्सीडेशन नंबर पे, लेकिन यही NH3 कर दोगे तो ये तुरंत वायलेट कर जाएगा, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा और नाइट्रोजन निगेटिव में है, फिर भी आप करते हो। किसी भी हाइड्राइड में PH3 है, सभी में तो वही करते हो, हाइड्रोजन के साथ एक्सेप्शन है तो उसकी बात नहीं, लेकिन आयनिक कंपाउंड में कभी भी आप देखोगे तो क्या होगा बेटा, कैटायन पहले होता है और एनायन बाद में होता है। ठीक, फिलहाल इस तरह से क्या होगा बेटा कि जब ये फ्लोराइड्स जो हैं, फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर और डोनर के साथ रिएक्शन करते हैं तो फिर वो इस तरह से कंपाउंड बनाते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर का काम करता है तो उसको डोनेट कर देते हैं, अगर वो डोनर का काम करता है तो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। यानी ये धीर गंभीर आदमी है, ऐसे नहीं है कि हम केवल देंगे या लेंगे, कोई बात नहीं, जो जैसा मिला उससे काम चला लिए, है कि नहीं। यानी ये समय के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, डोनर मिला कोई बात नहीं दे दो, एक्सेप्टर मिला ले जा भाई तू भी सुखी रह। तो इस तरह से क्या हुआ कि दोनों परिस्थितियों में काम करते हैं, डोनर का भी काम करते हैं, एक्सेप्टर का। डोनर का काम तब करेंगे जब एक्सेप्टर हो, और एक्सेप्टर का काम कब करेंगे जब वो डोनर हो। ठीक, अब इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सभी का स्ट्रक्चर देख लो। जेनान डाइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर बेटा, जेनान डाइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर होता है। और कैसे बनेगा, यहां देखो जेनान, देन फ्लोरीन, फ्लोरीन यहां पर लोन पेयर,
लोन पेयर, लोन पेयर। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन वगैरह और परिवारों की इनके बात कर लो तो 3 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर दैट इज 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d हो जाएगा। ओके, XeF4 की बात करो, इसका स्ट्रक्चर स्क्वायर, यस, प्लेनर। कैसे बनेगा? जेनान, फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन। देखो 4 बॉन्ड पेयर हो गए, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या होंगे? लोन, लोन पेयर, स्क्वायर प्लेनर। इसमें बेटा क्या हो गया? 2 बॉन्ड पेयर प्लस 4, अरे 2 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर, टोटल 6 ऐसा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। इसी तरह से बेटा XeF6 में यहां दिखेगा, जेनान हो गया बेटा 1 2 3 4 5 6 एंड 1 लोन पेयर। अगर 6 ही होते तो क्या हो जाता? ऑक्टाहेड्रल, लेकिन एक वो क्या है? लोन पेयर, यानी 1 क्या हो गया? लोन पेयर प्लस 6 बॉन्ड पेयर, टोटल 7। हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। लेकिन स्ट्रक्चर क्या हुआ बेटा? 6 होते तो ऑक्टाहेड्रल होता, लेकिन चूंकि एक वो लोन पेयर है तो स्ट्रक्चर क्या बोलोगे? डिस्टार्टेड। डिस्टार्ट माने विकृत होना, उससे थोड़ा सा पिछक जाना, इधर उधर हो जाना, तो उसको डिस्टार्टेड बोलते हैं। ओके, यानी इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा बेटा डिस्टार्टेड ऑक्टाहेड्रल। ओके, आ जाएगा। आगे स्ट्रक्चर है बेटा, ये समझ गए हो तो इसी को मिटा के आगे बना दे। बोलो, कोई दिक्कत हो बताओ? नहीं सर, आगे आ जाएगा। इसको हटा के नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो बेटा। नेक्स्ट है बेटा XeOF4। पहले और सरल में आ जाओ। XeO3 है बेटा, जेनान ट्राई ऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? जेनान हो गया, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, और एगो लोन पेयर हो गया। तो कितना हो गया? 1 लोन पेयर प्लस 3 बॉन्ड पेयर दैट इज 4। हाइब्रिडाइजेशन sp3। 1 लोन पेयर है, स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? पिरामिडल हो गया, जैसे अमोनिया का होता है। ठीक, ये हो गया पिरामिड। कैसे बनेगा? ये हो गया, इधर मिला दो, पिरामिड हो गया। इसी तरह से बेटा जेनान ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड कैसे बनेगा? एगो जेनान हो गया, फ्लोरीन, 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 और यहां पर क्या हो जाएगा? एक ऑक्सीजन है, तो इसको ऑक्सीजन को जोड़ दो बेटा, और यहां एक क्या हो गया? लोन पेयर। यानी इसमें 1 लोन पेयर प्लस 1 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर, टोटल कितने हो गए? 6। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। स्ट्रक्चर देखो, 4 फ्लोरीन तो मिलकर के क्या बनाएंगे? स्क्वायर बना दिए, और एगो ऑक्सीजन ऊपर है, थोड़ा और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? पिरामिड। ये क्या हो गया स्ट्रक्चर? स्क्वायर पिरामिडल। ठीक, आ जाएगा बेटा, स्क्वायर पिरामिडल हो गया। ठीक, कोई दिक्कत? आ जाएगा। XeO4 भी जो है आपका ऑक्सीफ्लोराइड कंपाउंड होगा, और इसका स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल होगा। फ्लोरीन एटम स्क्वायर बनाएंगे, और ऑक्सीजन एटम एक जो है वो पिरामिड का स्ट्रक्चर बनाएगा। क्लियर? एक और ही है XeO2F2, यहां दिख रहा है XeO2